नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स स्टैटिक्स से रिलेटेड रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का फ़ायदा ज़रूर उठाए। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन 35 प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण संग्रह लेकर आए हैं और आप प्रत्येक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहे और लास्ट में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने 35 प्रश्नों में से कितना स्कोर अचीव किया है, ये भी आपको ज़रूर बताना है। तो चले दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और आज का पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता का समय कितना है? वैदिक सभ्यता का समय कितना है, ये आपको बताना है। दोस्तों, वैदिक सभ्यता का समय कितना है, एक प्रश्न टाइम पीरियड से लेकर भी पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वैदिक सभ्यता का समय कितना है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ये आपको फैक्ट के रूप में बताऊँ, जो यहाँ पे जो चार जो फैक्ट दिए गए हैं, 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व, ये सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। इसके अलावा 600 ईसा पूर्व से लेकर 320 ईस्वी, ये पूर्व हिंदू काल का समय है। और 320 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, ये रहेगा उत्तर हिंदू काल का, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, वैदिक सभ्यता का समय कितना है, तो सही आंसर रहेगा पहला नंबर का 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। सही आंसर रहेगा अपना 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता का समय काल था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, चतुरंग खेल से संबंधित प्रमाण कौन से काल में मिलते हैं? चतुरंग खेल से संबंधित प्रमाण, यहाँ पे खेल कौन सा है? चतुरंग। उसके प्रमाण कौन से काल से संबंधित है, ये आपको बताना है। कौन से काल में ये चतुरंग, जिसे चतुरंग को दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्तमान नाम चतुरंग का शतरंज कहते हैं, अपन शतरंज चतुरंज को ही बोलते हैं। तो चतुरंग के जो प्रमाण है वो कौन से काल से मिलते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, पूर्व हिंदू काल में चतुरंग के प्रमाण मिलते हैं। सही आंसर रहेगा पूर्व हिंदू काल। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज की प्रश्नोत्तरी भी आपको कैसे लगी, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताते रहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, लिंगयार्ड खेलों का आयोजन कौन से देश में किया जाता था? लिंगयार्ड खेलों का आयोजन कौन से देश में किया जाता था, ये आपको बताना है। कौन से देश में किया जाता था? लिंगयार्ड खेलों का आयोजन कौन से देश में किया जाता था? तो प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, लिंगयार्ड खेलों का आयोजन स्वीडन में किया जाता था। सही आंसर रहेगा स्वीडन। और दोस्तों, मैं इसके रूप में बताऊं कि स्वीडन में जो लिंगयार्ड खेलों का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता था, तो वो पर हेनरिक लिंग की स्मृति में किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, पर हेनरिक लिंग। पर हेनरिक जो लिंग था उसकी स्मृति में लिंगयार्ड खेलों का आयोजन स्वीडन यानी स्टॉकहोम में किया जाता था। और लिंगयार्ड खेलों का आयोजन 2 बार किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक 1939 में और दूसरा 1949 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक फर्स्ट लिंगयार्ड खेलों का आयोजन 1939 और सेकंड लिंगयार्ड खेलों का आयोजन 1949 में किया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों अपना, अनुभव और दक्षता की प्राप्ति करना कौन से दर्शन का मूल मंत्र है? अनुभव और दक्षता की प्राप्ति, यहाँ पे 2 शब्द है दोस्तों, अनुभव और दक्षता। दक्षता की प्राप्ति करना कौन से दर्शन का मूल मंत्र है, ये आपको बताना है दोस्तों। एक्सपीरियंस और जो दक्षता है, तो अनुभव और दक्षता की प्राप्ति है वो कौन से दर्शन का मूल मंत्र है। यहाँ पे जो दर्शन शास्त्र से संबंधित जितने भी स्कूल आते हैं, चाहे आदर्शवाद है, यथार्थवाद है, प्रयोजनवाद है, प्रकृतिवाद है, वो सभी दर्शन शास्त्र के अंदर स्कूल कहलाते हैं। तो अनुभव और दक्षता की प्राप्ति करना कौन से दर्शन का मूल मंत्र है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद
अनुभव और दक्षता की प्राप्ति करना इसका मूल मंत्र था। और प्रयोजनवाद का जनक कौन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रयोजनवाद का जनक रहेगा जॉन डेवी, जॉन डीवी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति की विचारधारा कौन से दर्शन की है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ पे 3 शब्द है, सत्यम शिवम और सुंदरम की प्राप्ति की विचारधारा कौन से दर्शन से संबंधित है, ये आपको बताना है। और सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 5 आदर्शवाद। आदर्शवाद की विचारधारा है सत्यम शिवम और सुंदरम की प्राप्ति करना। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 6 इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। दीवार को धक्का लगाना कौन से व्यायाम से संबंधित है। दीवार को धक्का लगाना कौन से व्यायाम से संबंधित है, ये आपको बताना है कि दीवार को अपन धक्का लगाते हैं तो वो कौन से व्यायाम से संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दीवार को धक्का लगाने पर दीवार खिसकेगी नहीं, लेकिन अपनी मांसपेशियों में संकुचन, एक स्थिर संकुचन बना रहेगा, जिसे अपन बोलते हैं आइसोमेट्रिक, यानी स्थिर संकुचन, एक ही पोजीशन में लगातार मांसपेशियों का संकुचित रहना आइसोमेट्रिक कहलाएगा। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 6 आइसोमेट्रिक व्यायाम कहलाता है। दीवार को धक्का लगाना या फिर एक ही जगह खड़े होकर किसी भारी वस्तु को उठाकर रखना, वो भी आइसोमेट्रिक व्यायाम के अंतर्गत ही आएगा। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। BMI कितने से अधिक होने पर मोटापा कहलाता है। BMI की फुल फॉर्म आपको बताऊं, बॉडी मास इंडेक्स। BMI कितने % से अधिक होने पर मोटापा कहलाता है, यानी ओबेसिटी हो जाती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों BMI, इसका सूत्र भी आपको मैंने कल की प्रश्नोत्तरी में बताया था। BMI का सूत्र रहेगा अपना मास केजी, यानी वजन किलोग्राम में बटा हाइट यानी ऊंचाई मीटर स्क्वायर, ये BMI का सूत्र था। और BMI कितने से अधिक होने पर वो मोटापा कहलाता है, तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 30% से अधिक रहने पर मोटापा कहलाता है। तो सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 7 का 30%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 8। दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मेरे को भी हौसला मिल सके और इससे भी और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं शामिल कर सकूं। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। एंथ्रोपोमेट्री के मापन में कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। एंथ्रोपोमेट्रिक, ये भी आपको बताना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक मोटापा को नापने का यंत्र होता है। एंथ्रोपोमेट्री के मापन में कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, यानी मोटापे के मापन में एंथ्रोपोमेट्री के मापन में कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। और इसका सही आंसर रहेगा एंथ्रोपोमेट्री के मापन में जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं अपन स्किन फोल्ड कैलिपर। सही आंसर रहेगा स्किन फोल्ड कैलिपर एंथ्रोपोमेट्री के मापन में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। आइसोमेट्रिक व्यायाम किसके द्वारा विकसित किया गया। अभी अपन ने आइसोमेट्रिक व्यायाम से संबंधित देखा था कि दीवार का धक्का लगाना कौन से व्यायाम के अंतर्गत आता है, तो उसे आइसोमेट्रिक व्यायाम कहा जाता है। तो आइसोमेट्रिक व्यायाम है, उसको विकसित किसके द्वारा किया गया, यानी सबसे पहले इसको किसके द्वारा इसकी खोज की गई। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहेगा आइसोमेट्रिक व्यायाम की खोज या विकसित किया गया, उसका सही आंसर है हेटिंगर और मूलर। दोस्तों लगभग पूछा ही जाता है, आपको जरूर ध्यान रखना है आइसोमेट्रिक व्यायाम से को किसके द्वारा विकसित किया गया, तो हेटिंगर और मूलर के द्वारा इसे विकसित किया गया। सही आंसर रहेगा हेटिंगर और मूलर। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। ट्रांसवर्स प्लेन किसे कहा जाता है। ट्रांसवर्स प्लेन, दोस्तों यहाँ पे जो प्लेन और एक्सेस से संबंधित अपन ने टॉपिक देख लेता, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज पर जाकर आप प्ले लिस्ट में जो प्लेन से संबंधित, जो एक्स और प्लेन से संबंधित टॉपिक है वो आप जरूर देख सकते हैं और इससे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रांसवर्स प्लेन किसे कहा जाता है, यानी जो ट्रांसवर्स प्लेन है इसका दूसरा नाम क्या है, ये यहाँ पे पूछा गया है।
तो इसका दूसरा नाम या इसे क्या कहा जाता है, तो प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहेगा हॉरिजेंटल प्लेन को ट्रांसवर्स प्लेन भी कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हॉरिजेंटल प्लेन होता है उसमें क्या किया जाता है, तो शरीर को इसमें 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, शरीर को 2 भागों में यानी आधा ऊपर और आधा नीचे डिवाइड किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, शरीर आधा ऊपर हो जाता है आधा नीचे होता है, तो उसे ट्रांसवर्स प्लेन यानी हॉरिजेंटल प्लेन भी कहा जाता है। और इसमें जो एक्स आएगा यानी एक्स कौन सा होता है, तो इसके अंदर एक्स आएगा वो रहेगा वर्टिकल एक्स यानी ऊपर से यानी टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप रहेगा। और इसमें जो क्रियाएं की जाती है हॉरिजेंटल या ट्रांसवर्स प्लेन में, वो जो क्रियाएं होगी वो रोटेशन वाली यानी रोटेटरी क्रियाएं होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, रोटेटरी क्रियाएं होती है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहेगा हॉरिजेंटल प्लेन, जिसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 11 देखे दोस्तों, एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन किसे कहा जाता है, एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। एंटीरियो और पोस्टीरियर प्लेन किसे कहा जाता है, यानी कौन से प्लेन में अपन शरीर को 2 भागों में आधा आगे और आधा पीछे डिवाइड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों फ्रंटल प्लेन को एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 और सही आंसर रहेगा फ्रंटल प्लेन, जिसमें शरीर को आधा आगे की तरफ और आधा पीछे की तरफ बांटा जाता है। ये भी ध्यान रखना, आधा आगे और आधा पीछे बांटा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा फ्रंटल प्लेन, जिसे एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, टेबल टेनिस का अन्य नाम कौन सा है, टेबल टेनिस जिसे अपन टीटी बोलते हैं, टेबल टेनिस का अन्य नाम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों टेबल टेनिस का अन्य नाम क्या है, इसको आपका सही और दोस्तों लगभग ये प्रश्न पिछली बार यानी 2018 के अंदर पूछा भी गया था कि पिंग पोंग कौन से खेल से संबंधित है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो टेबल टेनिस का अन्य नाम क्या है वो आपको बताऊं, तो इसे पिंग पोंग भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। गोशिमा भी कहते हैं, वीहफ भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार टेबल टेनिस को पिंग पोंग, गोशिमा, वीहफ इस प्रकार उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी नाम टेबल टेनिस के अन्य नाम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, पेडलर शब्द का संबंध किस खेल से है, पेडलर शब्द का संबंध किस खेल से, ये आपको बताना है। पेडलर शब्द है, इसका संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 13 और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पेडलर शब्द जो है वो टीटी यानी टेबल टेनिस से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। टेबल टेनिस से संबंधित रहेगा पेडलर शब्द, सही आंसर रहेगा दोस्तों टेबल टेनिस। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, कुश्ती में खिलाड़ी की ड्रेस का रंग यानी उसकी जो पोशाक होती है उसका रंग कैसा होता है, ये आपको बताना है। जो कुश्ती होती है उसमें खिलाड़ी की ड्रेस का रंग या पोशाक का रंग कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो कुश्ती में खिलाड़ी होते हैं, रेसलर जो प्लेयर होते हैं, उसकी ड्रेस जिसे अपन कॉस्ट्यूम बोलते हैं, तो उस कॉस्ट्यूम की या पोशाक का जो रंग होता है वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों नीला और लाल। नीला और लाल ये कुश्ती की खिलाड़ी की ड्रेस या पोशाक का रंग होता है, यानी 2 खिलाड़ी अगर कुश्ती खेल रहे हैं तो इसमें एक का रंग लाल रहेगा और दूसरे का रंग नीला रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न, और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताते रहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा आज का प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, इंट्रामुरल प्रतियोगिता कौन सी होती है, इंट्रामुरल प्रतियोगिता कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो इंट्रामुरल प्रतियोगिता कौन सी होती है, प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों जो प्रतियोगिता संस्था के अंदर ही होती है उसे इंट्रामुरल प्रतियोगिता कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा संस्था के अंदर जो प्रतियोगिता होती है उसे इंट्रामुरल कहते हैं, और संस्था के बाहर जो प्रतियोगिता होती है उसे एक्स्ट्रामुरल कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रामुरल भी किसे कहते हैं, तो वो भी
संस्था के बाहर प्रतियोगिता होती है उसे एक्स्ट्रा मुरल कहा जाता है। तो 15 नंबर प्रश्न और इसका सही आंसर रहेगा संस्था के अंदर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों अपना। प्रश्न नंबर 16 रहेगा, एकल या युगल खेलों में प्रतियोगिता का कौन सा प्रकार चुना जाता है? यानी सिंगल और इंडिविजुअल जो गेम्स होते हैं उसमें प्रतियोगिता का टूर्नामेंट का कौन सा प्रकार चुना जाता है, ये आपको बताना है। तो एकल और युगल यानी सिंगल और डबल्स खेलों में जो प्रतियोगिता होती है उसका कौन सा प्रकार चुना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों चुनौती प्रतियोगिता, यानी चैलेंज जो टूर्नामेंट होता है वो एकल और डबल्स खेलों के अंदर चुना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चुनौती प्रतियोगिता इसका सही आंसर रहेगा। और दोस्तों प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है ये भी मैं आपको बताऊं। तो प्रतियोगिता दोस्तों 4 प्रकार की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें 4 प्रकार की प्रतियोगिताओं से पहली नॉकआउट प्रतियोगिता होती है, दूसरी लीग प्रतियोगिता, तीसरी कॉम्बिनेशन या संयुक्त प्रतियोगिता होती है, चौथी चुनौती या चैलेंज प्रतियोगिता। यह भी आपको फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। तो एकल और डबल्स खेलों में जो प्रतियोगिता का प्रकार चुना जाता है वो सही आंसर रहेगा चुनौती या चैलेंज प्रतियोगिता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 17 अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। मैच हारते ही टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है, प्रतियोगिता के कौन से प्रकार में होता है? यानी टीम मैच हारते ही प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है, ये आपको बताना है। मैच हारते ही प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है, ये प्रतियोगिता के कौन से प्रकार में होता है ऐसा काम, ये आपको बताना है। और दोस्तों प्रतियोगिता के मैंने 4 प्रकार आपको बता भी दिए। तो जो एक बार में ही मैच हार जाती है टीम और पूरी प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है, यानी दोबारा उसे खेलने का मौका नहीं मिलता, तो ये कौन सा प्रतियोगिता के प्रकार में होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एलिमिनेशन। एलिमिनेशन प्रतियोगिता में टीम एक बार हारते ही प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। और दोस्तों एलिमिनेशन का ही दूसरा नाम नॉकआउट प्रतियोगिता होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नॉकआउट प्रतियोगिता जिसे अपन एलिमिनेशन प्रतियोगिता भी कहते हैं। तो नॉकआउट प्रतियोगिता में या एलिमिनेशन प्रतियोगिता में टीम एक बार यानी एक मैच हारते ही पूरी प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहे, और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर शेयर करते रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 18, निम्न में से नॉकआउट प्रतियोगिता का प्रकार कौन सा नहीं है? निम्न में से जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए उनमें से नॉकआउट प्रतियोगिता या एलिमिनेशन प्रतियोगिता इसका प्रकार नहीं, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों जो नॉकआउट प्रतियोगिता होती है उसमें एकल नॉकआउट प्रतियोगिता भी होती है, डबल नॉकआउट भी होती है, बैंगनल वाइड भी उससे संबंधित होती है। इसके अलावा सांत्वना टाइप 1 और सांत्वना टाइप 2 ये 20 नॉकआउट प्रतियोगिता से संबंधित होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 18, नॉकआउट प्रतियोगिता का प्रकार कौन सा नहीं है? तो कॉम्बिनेशन जिसे अपन संयुक्त प्रतियोगिता कहते हैं वो एक अलग प्रकार की प्रतियोगिता होती है जो नॉकआउट प्रतियोगिता से संबंधित नहीं होती है। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर रहेगा दोस्तों कॉम्बिनेशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 19 अपना वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। पावर ऑफ 2 का संबंध किस प्रतियोगिता से होता है? पावर ऑफ 2 का संबंध किस प्रतियोगिता से होता है ये आपको बताना है। पावर ऑफ 2 यानी पावर ऑफ 2 का इस्तेमाल किस प्रतियोगिता में किया जाता है? यहाँ पे जो पावर ऑफ 2 होती है उसे अपन क्या बोलते हैं 2 यानी 4 और इसके बाद में 8, 16 इस प्रकार जो आगे बढ़ती जाती है उसे पावर ऑफ 2 कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो पावर ऑफ 2 का इस्तेमाल कौन सी प्रतियोगिता में होता है ये आपको बताना है। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा और इसका सही आंसर रहेगा जो पावर ऑफ 2 है इसका इस्तेमाल प्रतियोगिता के एलिमिनेशन प्रतियोगिता में किया जाता है, यानी नॉकआउट प्रतियोगिता। एलिमिनेशन का दूसरा नाम नॉकआउट। तो एलिमिनेशन प्रतियोगिता में पावर ऑफ 2 का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 19 एलिमिनेशन। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों। 20 टीमों के एकल लीग प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे? यानी 20 टीमों के सिंगल लीग टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे ये आपको बताना है। तो दोस्तों 20 टीमें कितनी है 20, और प्रतियोगिता का एक कौन सी है लीग प्रतियोगिता है, लेकिन उसका प्रकार कौन सा है एकल लीग प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो इसका सूत्र क्या होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो लीग प्रतियोगिता में कुल मैच निकालने का
सिंगल यानी एकल लीग प्रतियोगिता में कुल मैच निकालने का सूत्र होता है वो होता है एन ब्रैकेट n-1/2। ये सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना। कुल मैच निकालने का सूत्र कौन सा होता है, तो सिंगल लीग का सूत्र रहेगा n-1/2। तो इस प्रकार अपन देखें तो 20 टीमों में कुल कितने मैच होंगे वो आपको निकालना आना चाहिए। तो 20-1 इस प्रकार कितने मैच टोटल होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों इस प्रकार 380 आएंगे और उसमें अपन 2 का भाग लगाने पर 190 अपना सही आंसर निकल के आएगा, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहेगा एकल लीग प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 190 मैच खेले जाएंगे 20 टीमों के एकल लीग प्रतियोगिता में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 21 रहेगा अपना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रतियोगिता यानी टूर्नामेंट से संबंधित प्रश्न जो क्लास है वो भी अपन बहुत जल्द लेके आ रहे हैं, तो आप उससे संबंधित भी टेंशन ना करें। प्रतियोगिता से संबंधित यानी टूर्नामेंट से संबंधित अपन बहुत ही शानदार तरीके से क्लास लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 21 देखिए। ओलंपियन कमलप्रीत कौर को, जो ओलंपियन है कमलप्रीत कौर को, आपको ये बताना है कि कमलप्रीत कौर है, ओलंपियन कमलप्रीत कौर को प्रतिबंधित पदार्थ यानी जो स्टेरॉयड होते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं, जो उनसे संबंधित जो पदार्थ है कौन सा, स्टेनोजोल, जो स्टेनोजोल के लिए सकारात्मक परीक्षण के लिए जो AIU द्वारा निलंबित कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो कौन से खेल से संबंधित है, यहाँ पे ये पूछा गया है। जो ओलंपियन कमलप्रीत कौर है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है कौन से नशीले पदार्थ के लिए, तो उसने जो नशीला पदार्थ यूज किया था उसका नाम है स्टेनोजोल। इसके सकारात्मक यानी इसके पॉजिटिव पाए जाने के कारण AIU द्वारा निलंबित कर दिया गया है। तो वो कौन से खेल से संबंधित है, तो यहाँ पे जो कमलप्रीत कौर है उसका जो गेम्स रहेगा उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 21। और ये डिस्कस थ्रो से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी तश्तरी फेंक से संबंधित है। और ये मादक पदार्थ यानी स्टेनोजोल के पॉजिटिव पाए जाने के कारण इसे निलंबित कर दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 22 देखिए अपना। आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, जूडो खेल की स्पर्धा के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। जो जूडो खेल्स होता है उसकी स्पर्धा, यहाँ पे स्पर्धा का क्षेत्र जो एरिया होता है वो किस नाम से जाना जाता है, ये आपको ये बताना है। तो दोस्तों जूडो खेल की जो स्पर्धा का एरिया होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 22। और प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर रहेगा दोस्तों सियाजो। जो जूडो खेल का एरिया होता है उसे अपन कहते हैं सियाजो। सही आंसर सियाजो। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 अपना इंपॉर्टेंट रहेगा, वापस जूडो से संबंधित रहेगा। जूडो खेल का जन्मदाता कौन है, जूडो खेल का जन्मदाता कौन है, ये आपको बताना है। जूडो खेल का जन्मदाता दोस्तों जूडो खेल की शुरुआत जापान से हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जापान में जूडो खेल का जन्मदाता कौन है, जापान में हुई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जूडो के जो जापान में जन्मदाता है वो कौन थे ये बताना आपको। तो जूडो खेल का जन्मदाता प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों जिगारो कानो। जिगारो कानो जूडो खेल का जन्मदाता है। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर रहेगा जिगारो कानो। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, बेटन कप का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है। बेटन कप का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से, यानी जो बेटन कप है वो किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 24 वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक प्रतियोगिता से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सी प्रतियोगिता से है, या कौन सी प्रतियोगिता कौन से खेल से संबंधित है, या फिर कोई शब्दावली भी वो कौन से खेल से संबंधित शब्दावली है वो भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना। तो बेटन कप का संबंध प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों बेटन कप का संबंध किस खेल से है, तो सही आंसर रहेगा हॉकी। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर रहेगा दोस्तों हॉकी से बेटन कप का संबंध होता है। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 25 अपना। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, जूडो खेल में सबसे उच्चतम स्कोरिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है। जूडो खेल में जो सबसे ज़्यादा अंक दिए जाते हैं और उस जो अंक को क्या कहा जाता है, यानी सबसे उच्चतम स्कोर दिया जाता है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो जूडो खेल में जो स्कोर दिया जाता है, जो स्कोर में मान लो 0 से 10 तक नंबर दिए जाते हैं और उसमें जो 10वां नंबर होता है या जो सबसे मैक्सिमम नंबर पॉइंट ऑफ नंबर होता है उसे क्या कहा जाता है। तो जूडो खेल में जो सबसे उच्चतम स्कोर पॉइंट होगा उसे क्या कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों
इप्पॉन। इप्पॉन कहा जाता है, जूडो खेल में सबसे उच्चतम स्कोर को इप्पॉन कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 26 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का गठन कब हुआ? इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन का गठन कब हुआ, ये आपको बताना है। कबड्डी महासंघ का गठन कब हुआ? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का गठन कब हुआ, और इसका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 26, और सही आंसर रहेगा 2004 में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का गठन हुआ। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, आंसर रहेगा 2004। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय अनुशासन योजना का प्रारंभ कब हुआ? राष्ट्रीय अनुशासन योजना, यहाँ पे जो अनुशासन योजना है जिसे अपन NDS भी बोलते हैं, नेशनल डिसिप्लिनरी स्कीम, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना शॉर्ट में NDS जिसे नेशनल डिसिप्लिनरी स्कीम कहते हैं। तो राष्ट्रीय अनुशासन योजना का प्रारंभ कब हुआ ये आपको बताना है। और जो राष्ट्रीय अनुशासन योजना है इसके अध्यक्ष कौन थे वो भी मैं आपको बता दूं, तो इसके अध्यक्ष थे JK भोसले, ये इसके अध्यक्ष थे JK भोसले, जो राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों राष्ट्रीय अनुशासन योजना इसका प्रारंभ कब हुआ, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का 1954, यानी 1954 के अंदर नेशनल डिसिप्लिनरी स्कीम जिसके अध्यक्ष JK भोसले थे, वो राष्ट्रीय अनुशासन योजना का प्रारंभ 1954 में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 28। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में कैसे लगे आपको प्रश्न वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, वर्ल्ड फेयर डे के रूप में कौन सा ओलंपिक खेल मनाया गया? वर्ल्ड फेयर डे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, वर्ल्ड फेयर डे के रूप में कौन सा ओलंपिक खेल मनाया गया ये आपको ध्यान रखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, वर्ल्ड फेयर डे के रूप में कौन सा ओलंपिक का आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 28, और 1900 का पेरिस ओलंपिक को वर्ल्ड फेयर डे ओलंपिक के रूप में खेला गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सन 1900 का पेरिस ओलंपिक को वर्ल्ड फेयर डे के रूप में आयोजित किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों अपना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब प्रारंभ की गई? राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम का प्रारंभ कब हुआ ये आपको बताना है। कोचिंग स्कीम का प्रारंभ कब हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और प्रश्न नंबर 29, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम का प्रारंभ, प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 1953, यानी 1953 के अंदर राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम का प्रारंभ किया गया। यह भी आपको फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, वापस फिर से, राजकुमारी अमृत कौर कौन सी मंत्री थी ये आपको बताना है। राजकुमारी अमृत कौर जिसकी कोचिंग स्कीम भी इसके नाम से शुरू की गई थी 1953 यानी 1953 में, तो राजकुमारी अमृत कौर है वो कौन सी मंत्री थी ये भी आपको बताना है। तो राजकुमारी अमृत कौर जो कौन सी मंत्री थी ये आपको बताना है, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 30, और इसका राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य मंत्री। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 31। दोस्तों आप अपने जरूर कमेंट बॉक्स में अपने जवाब और आपने कितने 35 में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर शेयर करते रहे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 31, अप्रैल 2022 में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? अप्रैल 2022 में जो नेशनल यानी राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता ये आपको बताना है। तो दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अप्रैल 2022 में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का जो खिताब है ये किसने जीता? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 31, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों तमिलनाडु ने अप्रैल 2022 में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है, और उप विजेता के रूप में पंजाब रहा, यह भी आपको ध्यान रखना है। पंजाब को हराकर तमिलनाडु ने राष्ट्रीय नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है, और ये जो संस्करण 2022 का था वो 71वां संस्करण था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 32 इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा वापस ही। मई 2022 में संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता?
मई 2022 में संतोष ट्रॉफी, यानी ये संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से रहेगी दोस्तों। आपको मैं बता दूं तो मई 2022 में संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता, ये आपको बताना है। और दोस्तों प्रश्न नंबर 32 वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है और इसका सही आंसर रहेगा संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उप विजेता पश्चिम बंगाल को हराकर केरल ने संतोष ट्रॉफी 2022 का अवार्ड जीत लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और संतोष ट्रॉफी 2022 इसका संस्करण 75वां संस्करण 2022 में खेला गया और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, 48वां ला रोड़ा इंटरनेशनल, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा दोस्तों। 48वां इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में बताऊंगा आपको, 48वां ला रोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता, ये आपको बताना है। तो नंबर कौन सा रहेगा, 48वां ला रोड़ा, यानी ये इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता, ये करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों डी गुकेश। प्रश्न नंबर 33 और सही आंसर रहेगा दोस्तों डी गुकेश ला रोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का विजेता है और इसने उप विजेता के रूप में मिले विस्की इजराइल, यानी मिलेक विस्की जो इजराइल देश का खिलाड़ी है उसे हराकर ला रोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है और ये 48वां संस्करण था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब 2022 में किसने जीता, यानी 12वें नंबर की हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता, ये आपको बताना है। तो सीनियर पुरुष चैंपियनशिप खिताब 2022 जो 12वें संस्करण की, ये भी आपको ध्यान रखना हो किस रिलेटेड, तो इसका खिताब किसने जीता। प्रश्न नंबर 34 है, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हरियाणा ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया है और तमिलनाडु को हराकर, यानी उप विजेता तमिलनाडु रहेगी और संस्करण तो 12वां संस्करण रहेगा सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022। सही आंसर रहेगा दोस्तों हरियाणा ने 12वीं हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप सीनियर पुरुष के अंदर खिताब जीता है। चलिए दोस्तों आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न, और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा आज का प्रश्न नंबर 35 और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों 35 नंबर, वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता, विश्व स्नूकर जिसने अपन बिलियर्ड्स बोलते हैं, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता, ये आपको बताना है और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का अवार्ड रानी ओसुलेविन ने जीता है और उप विजेता जुंड ट्रैम्प, ये भी आपको ध्यान रखना है, उप विजेता जुंड ट्रैम्प को हराकर, जो कि आयोजन इसका विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आयोजन इंग्लैंड के अंदर किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए थे 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने देख लिए और इसके में से आपने कितनों का सही आंसर दिया है वो भी आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और प्रतिदिन आप महत्वपूर्ण क्लासों को लेना न भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये भी आप ज़रूर कर लें ताकि प्रत्येक महत्वपूर्ण क्लास का आप फ़ायदा उठा सके। चलिए दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में इतना ही, धन्यवाद।